हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं एचटेट टीजीटी लेवल 2 का 2018 का क्वेश्चन पेपर। सीडीपी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। तो इंटेलिजेंस में हार्वर्ड गार्डनर जो है उन्होंने अपना बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है और उन्होंने 8 प्रकार के इंटेलिजेंस बताए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हम इसकी वीडियो अच्छे से देख चुके हैं। तो यहाँ से म्यूजिकल इंटेलिजेंस दिया है, लिंग्विस्टिक भी दिया है, लॉजिकल मैथमेटिकल भी दिया है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस ऐसी कोई बात यहाँ नहीं हुई है। तो फोर्थ ऑप्शन ही राइट हो जाएगा क्योंकि हमें नहीं बताना था। फर्स्ट का फोर्थ सृजनात्मक बुद्धि। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नहीं बताना है, ध्यान रखना। फर्स्ट है क्वेश्चन, बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों समान नहीं है। बिल्कुल सही है, ये दोनों बिल्कुल भी समान नहीं होती, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड है अधिगम अक्षमता युक्त बालक का आईक्यू निश्चित रूप से 70 से कम होना चाहिए। ठीक है, बौद्धिक अक्षमता 18 वर्ष की आयु से पूर्व होती है। ये भी बिल्कुल सही है, जितनी भी जो डिसेबिलिटी है वो 18 वर्ष से पहले हमें पता चल जाती है, तो ये सही है, एलिमिनेट हो जाएगा। फोर्थ है बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों ही विकासात्मक अक्षमताएं हैं, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा कि 70 से कम होनी चाहिए, निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है। अगर 80 है तो भी वो मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन में ही आते हैं, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, निश्चित रूप से कुछ नहीं होता। थर्ड है ब्रॉन फैनब्रेनर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंटेन्स पेरेंट्स वर्क प्लेस एज पर द ब्रॉन फैनब्रेनर इकोलॉजिकल थ्योरी। ब्रॉन फैनब्रेनर की इकोलॉजिकल थ्योरी हमने अच्छे से पढ़ी है। तो माइक्रो सिस्टम में क्या आता है, फैमिली, पीयर, स्कूल, ये सब आता है जो पहला सिस्टम होता है। उसके बाद कौन सा होता है, मैक्रो, मिजो और एक्सो। जो पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस है वो आता है एक्सो सिस्टम में, जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है बच्चे को। ठीक है, तो फोर्थ होता है, फर्स्ट है माइक्रो। फोर्थ क्वेश्चन है, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपकियां देती है। जल्दी वह देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियां देती है वह सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधियां प्रदर्शित करने लगता है। तो इसको देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि स्टिमुलस दिया जा रहा है बच्चे को, और जो स्टिमुलस की बात करी थी वो करी थी पावलव ने अपनी थ्योरी में, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी में। ठीक है, ये ट्रायल एंड एरर से इसका कोई रिलेशन नहीं है। क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंधन राइट हो जाएगा, जिसमें पावलव ने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था कि घंटी बजाने पे ही उसे खाना दिया जाता था। तो ऐसे ही थपकियां मिल रही है इस बच्चे को। ठीक है, तो उसके बाद वो मूवमेंट कर रहा है सकिंग जैसा, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पहले तो ये बता दीजिए कि ये ZPD का कंसेप्ट किसने दिया था। ये पढ़ी हुई है हमने, तो ये वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड है ZPD। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज रिलेटेड टू वाइगोस्की थ्योरी, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। यह बच्चे के सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है। इट सेट्स द अपर लिमिट ऑन व्हाट द चाइल्ड कैपेबल टू लर्न। हाँ बिल्कुल सही है। ZPD क्या होता है, एक एरिया होता है जिसमें पहले एक बच्चा काम कर रहा होता है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम आती है तो एक अदर द्वारा वो हेल्प दी जाती है और उस हेल्प की वजह से वो अपर लेवल तक लर्निंग कर सकता है। तो ये ZPD का कंसेप्ट था, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड है उन क्रियाओं का क्षेत्र जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता के पूरा नहीं कर सकता और ना ही स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता है। बिल्कुल सही बात है ये, कि किसी और की हेल्प दी जाती है तभी वो ऊपर पहुंच पाएगा, ऐसा ZPD का कंसेप्ट कहता है। वाइगोस्की ने ZPD में कहा है। इट इज अपर लिमिट ऑफ अ टास्क दैट अ लर्नर कैन सक्सेसफुली परफॉर्म इंडिपेंडेंट। हाँ ये रॉन्ग हो गई ना स्टेटमेंट, इंडिपेंडेंट की कोई बात नहीं की है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। जो इंडिपेंडेंटली काम करने की जो स्कीम है वो पियाजे जी ने बोला है, वाइगोस्की ने इंडिपेंडेंट ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया। ठीक है, ZPD और स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बताना है। क्लासिकल कंडीशनिंग डील्स विद वॉलंटरी बिहेवियर्स। शास्त्रीय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है। नहीं यार, ऐच्छिक तो नहीं थे उसमें,
उनसे स्टिमुलस दिया जाता तो अनैच्छिक संबंधित थे। तो सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऐच्छिक में, हाँ, क्रिया प्रसूत ऐच्छिक था। वो जो बिल्ली थी वो अपने आप ही आके खाना खा रही थी, खुद ही बटन दबा रही थी और खुद ही बाहर आके फिश खा रही थी, तो ये ऐच्छिक था। क्लासिकल कंडीशंस डील्स विद इनवॉलंटरी, हाँ, ये भी सही है। इनवॉलंटरी सही है, वॉलंटरी सही नहीं है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐच्छिक नहीं, अनैच्छिक व्यवहार था, क्योंकि उस कुत्ते को इस थ्योरी में उसी टाइम खाना मिल रहा था जब घंटी बज रही थी, ठीक है, तो स्टिमुलस यूज किया जा रहा था, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। सेवंथ है, मीता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया था, ठीक है, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसे अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला। भय की इस प्रकार वापसी को क्या कहा जाता है? अच्छा, उसका जो स्टिमुलस है वो दोबारा रीगेन हो रहा है, जो पहले वो भूल गई थी वो दोबारा हुआ है, तो इसको कहते हैं जो स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः पुनः प्राप्ति, ठीक है, पुनः प्राप्त हो रहा है उसको अपना। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, इसका कोई रिलेशन इससे नहीं है, विलोपन से भी कोई रिलेशन नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा सेवेंथ का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज गिवन बाय पियाजे? इस क्वेश्चन का आंसर कौन नहीं दे सकता, हमें पता है। अब एक चीज देखना है यहाँ से, हिंदी में दिया हुआ है एसिमिलेशन, इंग्लिश में दिया हुआ है एसिमिलेशन, पर हिंदी में दिया है सम्मिलन, ये गलत दिए हुए हैं भाई। आत्मसातकरण एसिमिलेशन को बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन गलत है। तो आप जो ऐसी जो वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश में ही याद करनी चाहिए। तो एसिमिलेशन दिया है बिल्कुल, आत्मसातकरण पियाजे ने दिया है, एकोमोडेशन बिल्कुल दिया है, अडेप्टेशन बिल्कुल दिया है, शेपिंग नहीं दिया, शेपिंग स्किनर ने दी है अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग में, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, शेपिंग। Which of the following type is not a type of intelligence as given in Sternberg triarchal theory of successful intelligence? स्टर्नबर्ग ने अपना त्रितंत्रीय त्रिबुद्धि सिद्धांत दिया है, त्रिशाखाई सिद्धांत बोल सकते हैं, तो उसमें कौन सी नहीं दी? नो पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो एनालिटिकल दी है, क्रिएटिव दी है, म्यूजिकल नहीं, म्यूजिकल उसने दी है हार्वर्ड गार्डनर ने, हम पढ़ चुके हैं, और प्रैक्टिकल भी दी है, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, संगीतीय बुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत की हार्वर्ड गार्डनर की म्यूजिकल इंटेलिजेंस है ये। तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा निम्नांकित में से किस प्रकार की नैतिकता की ओर इंगित करता है? जैसा कि पियाजे ने बताया, तो पियाजे के अकॉर्डिंग ढूंढना है हमें, कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग नैतिकता नहीं ढूंढनी। तो जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है ये पियाजे ने दी है, तो यहाँ से वैसे ही हो जाएगा। वास्तववाद रियलिज्म बिल्कुल नहीं है, नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, संबंध तो है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ मोरालिटी ऑफ कॉर्पोरेशन। बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे कोहलबर्ग ने भी बात करी है कि जो बच्चे होते हैं वो करते हैं कि तू ये काम करेगा तभी मैं तेरा काम करूंगा, तो ये वही है, बिगिनिंग, सहयोग की नैतिकता का आरंभ है ये, बिल्कुल, कि उसे जो बदले में मिल रहा है वो ही करेगा, ठीक है, जो जिसके साथ जैसा बिहेव उसके साथ हो रहा है वैसा ही बिहेव वो दूसरों के साथ करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। वैसे इसका प्री कन्वेंशनल भी हो सकता था अगर कोहलबर्ग के पूछा हो, लेकिन उन्होंने पियाजे के पूछा है, पियाजे का प्री कन्वेंशनल से कोई लेना देना नहीं है। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट? तो बता दीजिए क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट किसने दी थी थ्योरी? पावलव ने दी थी, इवान पावलव ने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, हम पढ़ चुके हैं, तो कौन सी नहीं दी ये पूछा है, तो 11th का कौन सा हो जाएगा? यहाँ आप बता सकते हो यार, एक्सप्लेनेशन दिया था, स्पॉन्टेनियस रिकवरी दी थी, शेपिंग नहीं दी थी, शेपिंग स्किनर की है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑटिज्म वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, देखो ऑटिज्म क्या होता है? डिसऑर्डर होता है, एक जो डिसऑर्डर था ना, उस जो वर्ड यूज किया था वो सैमुअल किर्क ने किया था, ध्यान रखना, लेकिन जो ऑटिज्म है वो दिया था कैनर ने, हाँ, लियो कैनर, सेकंड ऑप्शन में ही है, तो यहाँ से लियो कैनर राइट हो जाएगा। जो डिसेबल वर्ड था वो किर्क ने यूज किया था पहले। ये डिसऑर्डर की वीडियो भी है मेरी, आप अच्छे से देख सकते हैं। 13th question, out of the following alternative which one is not comes under process in socialization? कौन सा नहीं आता? लर्निंग टू बिहेव इन सोशली, बिल्कुल सही है, आता है। ऑप्शन एलिमिनेट, प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल्स, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड, बिल्कुल सही है। अप्रूवल ऑफ इगोसेंट्रिक बिहेवियर, नहीं, हम पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं यहाँ से। ईगोसेंट्रिक बिहेवियर, आत्म केंद्रित, तो इंट्रोवर्ट बच्चे करते हैं जो सोसाइटी में नहीं रहते, अपने आप में रहना पसंद करते हैं, तो यहाँ से फोर्थ राइट हो जाएगा। वह आकलन जो अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन के पूर्व किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखो, एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव, तो फॉर्मल नहीं होता, डायग्नोस्टिक भी नहीं है ये, इसमें कोई निदान नहीं किया जा रहा, तो समेटिव या फॉर्मेटिव, तो जो आकलन के ड्यूरिंग किया जाता है ना,
मतलब इसको बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। मतलब कोई चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं और बीच में से उस चैप्टर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उसकी लर्निंग करा रहे हैं। असेसमेंट किस लिए कर रहे हैं? ताकि वो सीख जाए। तो फॉर लर्निंग को बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन। और जो लास्ट में किया जाता है असेसमेंट, लर्निंग का आकलन किया जाता है, उसको बोलते हैं सम्मेटिव। ठीक है, और लर्निंग के लिए जो किया जाता है उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव। तो इसमें ड्यूरिंग हो रहा है ना, असेसमेंट ड्यूरिंग हो रही है, लेक्चर के दौरान हो रही है, तो फॉर्मेटिव सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15th, in which of the following stage of cognitive development, as described by Jean Piaget, a child becomes capable of understanding conservation? बता सकते हो भाई, कंजर्वेशन संरक्षण का जो सिद्धांत था वो कौन सी स्टेज में आता है? कंजर्वेशन क्या था वो, कि एक गिलास में कम पानी है, एक गिलास, दो गिलास में सेम पानी है, एक बर्तन चौड़ा है और एक बर्तन थोड़ा संकरी है, पतला सा। अगर ये समझ आ जाए कि दोनों में इक्वल पानी है, चाहे वो भर जाए, तो ये कंजर्वेशन का सिद्धांत होता है। इसको सेंसरी मोटर से कोई लेना देना नहीं है। प्री ऑपरेशनल वालों में कंजर्वेशन नहीं होता, ध्यान रखना। ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप हो जाता है। कोई भी बच्चा बता देगा कि पानी इक्वल ही है, चाहे बर्तन कैसा भी हो। 16th, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, गुड बॉय गर्ल ओरिएंटेशन बता सकते हो भाई किस में आती है? गुड बॉय प्री में नहीं आती, पोस्ट में नहीं आती, कन्वेंशनल मोरालिटी में आती है। फर्स्ट स्टेज ही है गुड बॉय नाइस गर्ल, फर्स्ट स्टेज है कोहलबर्ग की, और सेकंड लेवल है ये कन्वेंशनल मोरालिटी। 17th, 4 वर्ष की बिन्नी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया जब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर लेकर आए। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति का उदाहरण है? क्या 4 वर्ष की बिन्नी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया? देखना, वो अपनी जो आदतें हैं ना वो दोहरा रही है, क्योंकि उसका 4 वर्ष की होगी, लेकिन उसका छोटा भाई बिस्तर गीला करता है तो वो भी करने लगी। उसे याद आ गया कि वो पहले करती थी, तो वो उसको देख के सेम करे, तो उसकी री चीज हो रही है, मतलब रिग्रेशन हो रहा है उसमें। ठीक है, पश्चगमन हो रहा है। देखो, दमन का इसमें कुछ नहीं है, तादात्म्यकरण नहीं है, विस्थापन भी नहीं हो रहा, वो अपनी पुरानी चीजें, पुरानी हैबिट अपना रही है, तो रिग्रेशन हो गया यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू बोर्न रिफ्लेक्सेस? बता सकते हो भाई, नया बच्चा क्या नहीं कर सकता? आई ब्लिंक करता है, सकिंग बिल्कुल करता है, स्विमिंग या फिर ड्राइविंग कार। अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है। देखो, ड्राइविंग कार तो बिल्कुल नहीं कर सकता, पता ही है, तो यहाँ से तो ये तो रॉन्ग होना ही है। स्विमिंग का मतलब क्या होता है? पानी में तैरना नहीं होता। स्विमिंग मतलब जैसे बच्चे को अगर लिटा दे तो वो हाथ पैर चलाता है ना, वो स्विम कर सकता है बेड पे भी, तो स्विमिंग भी सही हो जाएगा। तो यहाँ से ड्राइविंग कार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें नोट ढूंढना था। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत, थ्री स्ट्रेटम थ्योरी किसने दिया है? देखो, पियाजे ने नहीं दिया, हमें पता है। ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं दिया। बिने ने भी नहीं दिया, अल्फ्रेड बिने ने तो वही है जो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था फर्स्ट। तो जो थ्री स्ट्रेटन थ्योरी है वो दी है कैरल ने। ठीक है, कैटल ने भी नहीं दी, कैरल ने दी है अपनी, ध्यान रखना। 20वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू बताना है अगेन, अबाउट द ब्रोकाज एरिया ऑफ द ब्रेन। ठीक है, इसके बारे में नोट ट्रू बताना। इट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट फ्रंटल लोब, बिल्कुल लेफ्ट में ही प्रेजेंट होता है ब्रोका। इट सपोर्ट्स ग्रामेटिकल प्रोसेसिंग, हमारी जो लैंग्वेज वगैरह बोलते हैं, हमने पहले भी किया कि लेफ्ट ब्रेन में ये सेव होती है लैंग्वेज, जो विचार, जो मतलब मेमोरी होती है वो लेफ्ट में होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज, हाँ बिल्कुल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्रीहेंडिंग वर्ड मीनिंग, यह शब्दों की अर्थ समझने में मदद करता है। नहीं, समझने का ऐसा कुछ नहीं होता, बस स्टोर होते हैं वर्ड्स ब्रोका क्षेत्र में। ठीक है, और ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, इसमें बस स्टोर रहती है चीज़ें, मेमोरी, लैंग्वेज, फोनेटिक्स जो भी है, समझने का काम नहीं करता। तो ये वाली रॉन्ग हो जाएगी, फोर्थ। इफ़ अ चाइल्ड इज शेयरिंग विद यू वट ही डिड आफ्टर ही गोट अप इन द मॉर्निंग, शी इज यूजिंग। यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तो वह क्या प्रयोग कर रहा है? वो अपनी पूरी स्टोरी बता रहे हैं भाई, तो अर्थगत इसमें कुछ नहीं है। संवेदी, सेंसरी का भी नहीं हो रहा, प्रक्रियात्मक नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। वो धारावाहिक स्मृति, हाँ वो बिल्कुल एपिसोड टाइप बता रहा है, सुबह उठ के उसने क्या किया, क्या क्या किया, तो वो एपिसोडिक मेमोरी हो जाएगी। ठीक है, वो 1 बाय 1 अपनी चीज़ें डिटेल में बता रहा है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है, नाटकीय खेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं बताना है। यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है, बिल्कुल सही है। जो ड्रामेटिक प्ले होते हैं, ये एक्टिव प्ले होते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इट इज नोन एज मेक बिलीव प्ले, सॉन्ग रचना है, सॉन्ग रचना ही होती है, ड्रामा करना एक सॉन्ग करना ही होता है। इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार समाहित है। इन्वॉल्व ओवर्ट बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है, ये भी ओवर्ट बिहेवियर होता है, क्योंकि
ड्रामा करना, किसी की भी एक्टिंग करने लग जाते हैं, किसी की भी नकल करने लग जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यह हमेशा पुनरुत्पादक होता है। पुनरुत्पादक का मतलब क्या होता है कि ऑलवेज रिप्रोडक्टिव होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई प्ले अच्छा हुआ है, कोई ड्रामा अच्छा हुआ है तो हम उसको दोबारा-दोबारा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि हमें नहीं बताना था। 23rd, presentation of an unpleasant stimulus to decrease the occurrence of a response is known as। देखो ये स्किनर की थ्योरी से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एचटेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, री का, कि पॉजिटिव क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है और पनिशमेंट क्या होती है। तो एक फोर्थ ऑप्शन है मोटिवेटर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और अनप्लीजेंट स्टिमुलस को रिमूव करें तो पॉजिटिव री भी हो जाएगा एलिमिनेट। कंफ्यूजन कहाँ हो सकती है, नेगेटिव री में और पनिशमेंट में। कुछ लोग इन दोनों को सेम समझ लेते हैं बट ये सेम नहीं होते। जो पनिशमेंट होती है वो होती है आपको जो तकलीफ देती है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है, और जो नेगेटिव री है वो एक अच्छी चीज़ होती है। वो किसी बिहेवियर को कम करने के लिए कुछ ना कुछ रिमूव कर देना, वो होता है नेगेटिव री। अब इसमें क्या करता है, किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए अप्रिय उद्दीपक, अप्रिय होता है इसलिए इसको नेगेटिव री बोला जाता है। अदरवाइज ये अच्छी ही चीज़ होती है, री देना तो अच्छा ही होता है। अब कोई बच्चा काफ़ी देर से टीवी देख रहा है तो उसकी मम्मा उसको बोलती है कि होमवर्क कर ले, नहीं तो टीवी बंद कर दूंगी और दोबारा नहीं चलाने दूंगी। इसकी वजह से वो होमवर्क करना स्टार्ट कर देता है, तो टीवी बंद हो जाता है। तो उसके जो टीवी बंद करना, कुछ ना कुछ रिमूव कर लेना, ये नेगेटिव री होता है, लेकिन अच्छे के लिए ही हुआ है ताकि वो अपना होमवर्क कर ले, तो ये नेगेटिव इन्फोर्समेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि डिक्रीज द ऑक्यूरेंस ऑफ अ रिस्पॉन्स इज नोन एज, दोनों ही चीज़ अप्रिय हो रही है। पॉजिटिव री और नेगेटिव री का कंसेप्ट समझ आया। पॉजिटिव तो ये होता है कि रिवॉर्ड देना, किसी को अच्छा काम किया है तो रिवॉर्ड देना, और नेगेटिव होता है कुछ ना कुछ रिमूव करना ताकि अच्छा हो सके। और यहाँ पूछा किया है कि किसी अप्रिय उद्दीपक का उपयोग करना। अप्रिय क्या है इनमें से, तो पनिशमेंट होती है। अप्रिय जो बिल्कुल भी प्रिय नहीं होती, तो दंड यहाँ से, हाँ, ऑप्शन सही हो जाएगा पनिशमेंट। नेगेटिव और रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट बिल्कुल भी सेम नहीं होते, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा 23 का। 24th, यह कथन कि व्यक्तित्व सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है, व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है। द स्टेटमेंट पर्सनैलिटी इज नथिंग बट अ सेट ऑफ लर्नड रिस्पॉन्सेज बेस्ट डिस्क्राइब्स विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू अबाउट पर्सनैलिटी। देखो जो पर्सनैलिटी का जो कंसेप्ट है ना, वो बिहेवियर पे काम करता है। जैसी आपकी पर्सनैलिटी होगी वैसा आप बिहेवियर करेंगे, जैसा आपका बिहेवियर होगा वैसे आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी, तो ये वही है। लर्नड पर्सनैलिटी इज नथिंग, कुछ नहीं है, सेट ऑफ लर्नड रिस्पॉन्सेज का है, तो ये बिहेवियरिस्टिक व्यू है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25th, जब चालक कार की सीट बेल्ट बांध लेता है तब कार का सीट बेल्ट बजना बंद हो जाता है। देखो यहाँ से बिल्कुल सही समझ आ जाएगा। जब हम सीट बेल्ट नहीं लगाते तो बजर बजता है गाड़ी में सीट बेल्ट के लिए, तो ये पॉजिटिव इन्फोर्समेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें कुछ रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। पनिशमेंट ये बिल्कुल नहीं है, तो ये हो गया नेगेटिव री कि हमने कुछ रिमूव कर दिया कुछ करने के लिए, कि हमने सीट बेल्ट लगा दी तो वो बजर जो बजर बज रहा था वो बंद हो गया, तो ये नेगेटिव री है, ठीक है। हमें कुछ इसमें रिवॉर्ड प्राइज नहीं मिला इसलिए पॉजिटिव नहीं है, ना ही हमें कोई पनिशमेंट मिली है, कोई अप्रिय उद्दीपक हमारे सामने नहीं आया, हमें बस बेल्ट बांधनी थी जिससे हमारा भला हो सके, इसके लिए हमने जो बजर था उसको रिमूव कर दिया, बजर की साउंड को, ताकि हम अपनी बेल्ट बांध सके और अच्छा हो हमारे साथ, इसलिए ये नेगेटिव री है। 26, यह जानना कि साइकिल कैसे चलाएं एक उदाहरण है। नोइंग हाउ टू राइड अ बाइसिकल, ये कैसा एक एग्जांपल है यार। बाइसिकल तो सीधी बिल्कुल स्पष्ट सीखी जाती है, इसमें आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना होता, कोई भी इसको सीख सकता है बिल्कुल। ये आपको कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आती है साइकिल, तो यहाँ से प्रक्रियात्मक हो जाएगा। क्या प्रक्रियात्मक ज्ञान का, देखो घोषणात्मक इसमें कुछ लेना देना नहीं है। स्पष्ट ज्ञान क्या होता है, नहीं स्पष्ट ज्ञान नहीं होता इसका, सीखनी पड़ती है, हमें चलानी पड़ती है, क्रिया करनी पड़ती है, तो यहाँ से प्रक्रियात्मक ज्ञान सही हो जाएगा। 27th, ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड ऑफ फोटस, यानी शिशु का जो
भ्रूण के सिर का विकास उसके पैरों से पहले होता है। सिर टू पैर होता है, बताना है। तो ये कौन सा होता है भाई? ये सिर से पैर की ओर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिफेलोकॉडल। देखो कोई भरोसा नहीं है कि हिंदी में सिर से पैर ही लिखा है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हिंदी में भी सिफेलोकॉडल या फिर प्रॉक्सिमल डिस्टल दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सिफेलोकॉडल किसको बोलते हैं, सिर से पैर। सी से आप मैच कर सकते हो, सिर से पैर यानी सिफेलोकॉडल। और जो केंद्र से बाहर होता है, केंद्र से बाहर की ओर, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, सेंटर टू पेरिफेरी प्रॉक्सिमोडिस्टल, सिर से पैर, सी से सी याद रखना, सिफेलोकॉर्डल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट चिल्ड्रंस प्ले? नहीं बताना है, ध्यान रखना। फर्स्ट है, खेल क्रियाओं की संख्या आयु बढ़ने के साथ कम हो जाती है। द नंबर ऑफ प्ले एक्टिविटीज डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एज। बिल्कुल कम हो जाती है। जब हम छोटे बच्चे थे तो पता नहीं कौन कौन से खेल खेलते थे, मतलब जब भी टाइम मिले तभी खेल लिया। चोर सिपाही, खो खो, पकड़म पकड़ाई, हाइड एंड सीक, कुछ भी, मतलब जो भी अच्छा लगे, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कम हो जाती है। अब ऐसा कुछ नहीं होता, इतने गेम हम नहीं खेल सकते बिल्कुल भी, लूडो ताश कुछ भी नहीं। तो सेकंड है, प्ले बिकम्स इंक्रीजिंगली सोशल विद इंक्रीजिंग एज। हाँ, सोशली हो जाता है, मतलब हम ऐसा अब कोई गेम नहीं खेलते जो सोसाइटी में जिसकी परमिशन ना हो, जो सोसाइटी को अच्छा ना लगे, वही खेल हम खेलते हैं एज होने के बाद। अब कोई 20 साल का बच्चा अगर छोटे बच्चों वाला गेम खेलने लग जाए तो ये सही नहीं होता, हम ऐसा नहीं करते। जो जिस हिसाब से, जिस एज के हिसाब से गेम बने होते हैं वही हम खेलते हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है। साथ खेलने वाले साथियों की संख्या आयु बढ़ने के साथ बढ़ती रहती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, आयु बढ़ने के साथ खेल ज़्यादा लैंगिक रूप से उपयुक्त हो जाता है। देखो यहाँ से जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आयु बढ़ने के साथ खेल ज़्यादा लैंगिक रूप से उपयुक्त हो जाता है, प्ले बिकम इंक्रीजिंगली, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हम, मतलब लड़कियों के साथ गेम खेलने में ज़्यादा वो करते हैं कि लैंगिक रूप से उपयुक्त हो ही जाता है, अप्रोप्रिएट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा कि द नंबर ऑफ प्लेमेट्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एज। बिल्कुल भी नहीं, छोटे थे जब टोली समूह बोला जाता है, आपको पता है ना, गैंग एज बोला जाता है चाइल्डहुड को। तो गैंग एज खत्म हो जाती है जैसे जैसे ये संख्या हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मीन हो जाते हैं। उस टाइम तो हम किसी को भी दोस्त बना लेते थे जब छोटे बच्चे होते थे। तो ये बिल्कुल नेगेटिव नोट स्टेटमेंट है, सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप इन ऑप्शंस को एक बार ध्यान से पढ़ सकते हो, फिर एलिमिनेट करना, फिर आपका ऑप्शन आराम से निकल जाएगा। डिसकैलकुलिया इज अ टाइप ऑफ, डिसकैलकुलिया क्या होता है भाई? पढ़ा हुआ है डिसऑर्डर में हमने, तो ये किसका टाइप है? ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, हमें पता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी के पार्ट थे डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। तो डिसकैलकुलिया क्या होता है? जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, जिसको मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं हो पाती, जो वर्ड्स के साथ नहीं ज़्यादा सामंजस्य बिठा पाता, उसको डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम होती है। डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन विकार। डिस्ग्राफिया क्या होता है? लिखने संबंधित विकार। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एज्यूम्स दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस? देखो इस पे मैंने पता नहीं कितनी बार बात की है कि ये पॉइंट ध्यान रखना। एनवीएस, डीएसएसबी, सीटेट, हर चीज़ में ये बात रिपीट हो चुकी है कि घुमा फिरा के एक ही बात रिपीट हो चुकी है कि किसने माना है कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता। जो हमारी साइकोलॉजी है और जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो यही मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस होता है, सतत होता है। लेकिन जो हमारे पियाजे हैं वो ये मानते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूस होता है। पियाजे क्या मानते हैं? डिसकॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ से अब आप अपना ऑप्शन छांट सकते हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे कहती है कि डिसकॉन्टिन्यूस होता है डेवलपमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको ध्यान रखना। हाँ, वैसे डेवलपमेंट की अगर विशेषता आए तो कॉन्टिन्यूस में आएगा, लेकिन अगर पियाजे के हिसाब से आ जाए तो डिसकॉन्टिन्यूस होता है, और यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चंस थे टीजीटी के 2018 के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।